नमस्कार विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना भार्गव आज आपको संस्कृत के कक्षा 10 के पाठ 2 को पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी विद्यार्थी इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से 5 नंबर का आपको या तो परीक्षा में क्रम संयोजन मिलेगा या फिर आपको 5 नंबर का गद्यांश मिलेगा। क्योंकि ये चैप्टर कहानी के रूप में है और कहानी वाले जितने भी चैप्टर होंगे उन्हीं चैप्टर्स में से आपको या तो 5 नंबर का गद्यांश मिलेगा या फिर क्रम संयोजन मिलेगा। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। द्वितीयः पाठः न्यग्रोध वृक्षः। न्यग्रोध वृक्षः अर्थात बरगद का पेड़। ये कहानी है बरगद के पेड़ की। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेड़ों का महत्व समझ लेते हैं और इस पेड़ के विषय में थोड़ा सा सारांश पढ़ लेते हैं। प्रकृति ही एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव, उसका असंतुलन ही पर्यावरणस्य विनाश कारणम, पर्यावरण के विनाश का कारण है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जब भी असंतुलन होता है तो वो पर्यावरण का विनाश का कारण बनता है। पर्यावरण शब्द परि धन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के मेल से बनता है। ये परिभाषा हमने छोटी कक्षा में भी पढ़ी होगी जो कि आप संस्कृत में भी पढ़ रहे हैं। आगे देखें। अस्यार्थः, इसका अर्थ है अस्मान परितः, हमारे चारों ओर स्थित आवरणम एव पर्यावरणम, आवरण ही पर्यावरण है। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति। पर्यावरण के क्षरण से उत्पन्न याः मतलब जो समस्याएं हैं तासु उनमें ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम, उसमें ओजोन परत का क्षरण एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखम कारणम, इसका प्रमुख कारण वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से हो रहा नाश भी है। बिल्कुल सही बात है कि यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो पर्यावरण में असंतुलन तो होगा ही। तो क्या कहते हैं ये कि इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से हो रहा नाश भी है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन कालादेव, पुराने समय से ही पर्यावरण संरक्षणम प्रति जागरूकता दृश्यते, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी और हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये कहा गया है कि पेड़ों की हमें रक्षा करनी चाहिए और उन्हें पूजनीय बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं ये कि संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही या पुराने समय से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र यहाँ एतम विषयम अवलंब्य, यहाँ पर इसी विषय को आधार बनाते हुए ईशा कथा प्रस्तुतास्ति, यह कथा प्रस्तुत है। अब कहानी पढ़ते हैं आगे। देखिए। कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में, एकः प्राचीनः विशालः च, एक पुराना और विशाल अर्थात बड़ा, एक पुराना और विशाल न्यग्रोध वृक्ष आसीत्, बरगद का पेड़ था। किसी गांव में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। सह वह पशु पक्षिभ्यः, पशु पक्षियों के लिए, बहुविधेभ्यः अनेक प्रकार के जीव जंतुभ्यः, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्येभ्यः और मनुष्यों के लिए, अपि भी नित्यम बहुपकार का आसीत्, नित्य ही अनेक प्रकार से उपकारी था या अनेक प्रकार के उपकार करने वाला था। वैसे भी सभी वृक्ष हमारे ऊपर उपकार ही करते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं और पर्यावरण में भी संतुलन बनाए रखते हैं। तो आगे देखें क्या कहते हैं, एक बार पुनः देख लें। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः
प्राचीनः विशालः च न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन अर्थात पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः, वह पशु पक्षियों के लिए, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्येभ्यः और मनुष्यों के लिए अपि भी नित्यम बहुपकारकः आसीत्, नित्य ही बहुत उपकारी था। आगे देखें, पथिकाः अर्थात राहगीर, रास्ते से जाने वाला व्यक्ति। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायाम, उस वृक्ष की छाया में, पाथेयम अर्थात रास्ते का भोजन। राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते के भोजन को भक्षयित्वा अर्थात खाकर, मार्गयासम अर्थात रास्ते की थकान को, परिहरन्ति स्म दूर करते थे। राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते के भोजन को खाकर रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमिमम आश्रयन्ति स्म, पशु भी उस वृक्ष की छाया में आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म, पक्षी भी उस वृक्ष की शाखाओं पर, नीडानी अर्थात घोंसले, विरच्य यानी रचकर या बनाकर, पक्षी भी उस वृक्ष की शाखाओं पर घोंसले बनाकर निवास करते थे। वसन्ति स्म रहते थे या निवास करते थे। सर्पाश्च तत्रत्येषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति स्म, सर्प आदि भी वहाँ के विलों में निवास करते थे। एवं सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्, इस प्रकार वह वृक्ष सभी के लिए प्रिय, सभी का हित करने वाला और सभी के लिए अपेक्षित था। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तस्य न्यग्रोधवृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्, उस बरगद के पेड़ की शाखा पर एक कौआ बहुत समय से निवास करता था। कस्मिंश्चित् दिने, किसी दिन, स वायसः, वायसः अर्थात कौआ, वह कौआ, यहाँ पर आपको जो पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर दिए होंगे वहाँ काकः का पर्यायवाची भी पूछा जाएगा, जो कि आप यहाँ से देखें। काकः का पर्यायवाची क्या दिया है यहाँ पर? वायसः। तो देखें क्या कहते हैं आगे। कस्मिंश्चित् दिने, किसी दिन, स वायसः वह कौआ, किमपि स्मरन् कुछ याद करते हुए, इतस्ततः दृष्ट्वा यहाँ वहाँ देखकर, एवं उच्चैहि अरटत इस प्रकार जोर से बोला। क्या बोला? हे बंधवः, हे भाइयों, श्रूयताम मे वचः, मेरी बात को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे, मैं इस वृक्ष पर, चिरात वसामि, चिरात मतलब बहुत समय से निवास करता हूँ या रहता हूँ। अतः इसलिए, अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते, इसलिए इस वृक्ष के ऊपर मेरा ही अधिकार है। क्या कहा उसने? कि हे भाइयों, मेरी बात को सुनो, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रहता हूँ, इसलिए इस वृक्ष के ऊपर मेरा ही अधिकार है। जैसे मनुष्यों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि अगर किसी जगह जो कि उनकी नहीं है वहाँ पर बहुत समय तक रह ले तो एक तरह से अतिक्रमण कर लेते हैं, यानी अपना ठेका समझ लेते हैं। उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी कहीं ना कहीं ये गुण पाया जाता है, और उसी प्रकार का ये गुण इस कौए में भी था। तो कौए ने क्या कहा कि मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए इस वृक्ष के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। आगे देखें। अयम मदीयः वृक्षः इति, यह मेरा ही वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत, यह कौए की ध्वनि अर्थात आवाज, कौए की ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत, क्रम से अंतरिक्ष अर्थात आकाश में गूंजने लगी। जैसे ही उसने कहा, और कौए की आवाज़ तो वैसे ही कर्कश होती है, तो जैसे ही वह बोला कि इस वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है, ये वृक्ष मेरा ही है, यह कौए की आवाज़ पूरे आकाश में गूंजने लगी। काकस्य रटनम श्रुत्वा, कौए की रटना को सुनकर, अर्थात जो वो कह रहा था और उसकी जो आवाज़ गूंज रही थी उस आवाज़ को सुनकर, वृक्षस्य समीपे चरन्तः, वृक्ष के पास में चरते हुए, वृक्षाग्रे डयमानाः,
वृक्ष के सामने डयमानाः अर्थात उड़ते हुए, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः और वृक्ष के कोटरों में निवास करने वाले, च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः, सभी प्राणी पशु पक्षी सर्प आदि आ गए। जैसे ही कौए की आवाज को सभी जीव जंतुओं ने सुना तो वो सब ये सुनकर बाहर आ गए कि भाई ऐसे इसने कैसे कह दिया कि ये वृक्ष इसका ही है। आगे देखें क्या हुआ। तेषां मध्ये उन सबके बीच में प्रथमम सर्वप्रथम सर्पः फटाटोपम कुर्वन्यगदत्, सर्वप्रथम सांप ने फण से क्रोध को प्रकट करते हुए बोला या फुसकारते हुए बोला। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सांप को गुस्सा आता है तो फण को उठा लेता है, तो वैसे उसको गुस्सा आया और उसने अपने फण से फुसकारते हुए बोला। क्या बोला कि पितृ पितामहानाम कालादपि, पितृ पितामह, पितृ अर्थात पिता और पितामह यानी दादा, पितृ पितामहानाम कालादपि अहम, कि मैं अपने पिता दादा के समय से ही अत्रैव निवसामि, यहाँ ही निवास करता हूँ। अतो अयम वृक्षः मदीय एव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। सर्प ने क्या कहा कि मैं अपने पिता दादा के समय से ही यहाँ निवास करता हूँ, इसलिए यह वृक्ष किसका है, मेरा ही है। ततः शाखातः शाखांतरम चंक्रम्य, तब एक शाखा से दूसरी शाखा का चक्कर लगाते हुए एकः कीटः प्रत्यवदत्, एक कीट अर्थात कीड़ा बोला। भाई कीड़े मकोड़े भी रहते थे तो एक कीड़े को भी गुस्सा आ गया, उसने भी कहा। क्या बोला कि मदीयैः अर्वकैः सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि। क्या कहता है कि मैं अपने पुत्रों के साथ, अर्वकैः सार्धम अर्थात मैं अपने पुत्रों के साथ, अर्वकैः सार्धम अर्थात पुत्रों के साथ, अहम बहुवर्षेभ्यः मैं बहुत वर्षों से, अत्रैव उषितवानस्मि मैं यहाँ रह रहा हूँ, उषितवानस्मि अर्थात रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्षः ममैव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। एक बार हम पुनः दोहरा लें कि सबसे पहले किसने बोला, कौए ने बोला। क्या बोला था कि हे भाइयों मेरी बात को सुनो, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रहता हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है, इस वृक्ष के ऊपर मेरा ही अधिकार है। और उस कौए की रटना को सुनकर वृक्ष के पास में चढ़ते हुए सभी जीव जंतु आ गए और उसमें सबसे पहले सांप ने फुसकारते हुए बोला। क्या बोला कि मैं अपने पिता दादा के समय से यहाँ पर बहुत समय से रहता हूँ, इसलिए यह वृक्ष किसका है, मेरा है। यह सुनकर एक कीट को भी गुस्सा आ गया, फिर उसने क्या बोला कि मैं अपने पुत्रों के साथ यहाँ बहुत वर्षों से रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष किसका है, मेरा ही है। आगे देखें, अनंतरम शुकः, इसके बाद तोता बोला। तोते को भी गुस्सा आ गया क्योंकि वो भी वहां पर रहता था। अस्य वृक्षस्य फलानि खादन, इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ, जन्मतः जन्म से, अहम अत्रैव वर्ते मैं यहीं रहता हूँ। नाहमिमं द्रुमं परित्यक्तुम इच्छामि, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। न यानी नहीं, अहम यानी मैं, इमम यानी इस, द्रुमम अर्थात वृक्ष को, परित्यक्तुम इच्छामि छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या कहता है, ना हम इमम द्रुमम परित्यक्तुम इच्छामि, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मदीय एव अयम न्यग्रोध वृक्षः इति उच्चैः अभणत, यह बरगद का पेड़ मेरा ही है, ऐसा उसने जोर से बोला। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः क्रमयः कीटाश्च अयम तरुः अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वं स्वं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम अकुर्वन्। तब तो वहां पर अपरिमित अर्थात असंख्य क्रमी और कीट आदि, अयम तरु अस्मदीय एव, यह वृक्ष मेरा ही है या हमारा ही है, इत्युक्त्वा यह कहकर, वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर, स्वम स्वम अधिकारम घोषयन् अपने अपने अधिकार की घोषणा करते हुए, विचित्रतरम कोलाहलम अकुर्वन् विचित्र प्रकार का कोलाहल अर्थात शोर करने लगे, अर्थात सभी आपस में लड़ने लगे, सब अपने अपने अधिकार को बताने लगे। आगे देखें, अत्रांतरे कश्चित अजापुत्रः तत्रागतः, इसके बाद कोई बकरी का बच्चा वहां पर आ गया। सो अपि, वह भी
तस्य तरोह पत्राणि खादन, उस पेड़ के पत्तों को खाता हुआ नंदति स्म, प्रसन्न होता था। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर, सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थ्यम, न्याय का निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे। जैसे ही वो बकरी का बच्चा वहां पर आया और उसको देखकर सभी प्राणी उससे क्या करने लगे, न्याय का निर्णय करने के लिए प्रार्थना करने लगे, जबकि वह भी उसी पेड़ के पत्तों को खाकर प्रसन्न होता था। आगे देखें, सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला। देखिए बकरे की बुद्धिमानी क्या कहता है। अस्तु मया समेषाम समस्या समाकर्णिता, ठीक है आप सभी की समस्या को मेरे द्वारा अच्छी प्रकार से सुना गया। इदानीम मम वचनानि यूयम शृणुत, इस समय आप सभी मेरी बात को सुनिए या सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्यः, कोई शाखा कौओं के लिए, शाखांतराणि च कृमि कीटेभ्यः, दूसरी शाखा कृमि और कीटों के लिए अर्थात कीड़े मकोड़ों के लिए, और मूलम सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षम विभज्य दापश्यामि, और मूल अर्थात जड़ आदि को सभी में अनेक प्रकार से विभाजित करके दिलवाऊंगा। कितनी बुद्धिमानी की बात की बकरे ने। उसने ये भी नहीं सोचा कि जो वो करने जा रहा है उससे तो पेड़ का नाश हो जाएगा। और क्या कहा उसने कि कोई शाखा कौओं के लिए दिलवा देगा, दूसरी शाखा कृमि और कीटों के लिए अर्थात कीड़े मकोड़ों के लिए, और जड़ आदि को अनेक प्रकार से सभी प्राणियों में अलग अलग विभाजित करके दिलवाऊंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित वृक्ष छेदकः मे मित्रमस्ति, इस गांव में ही कोई वृक्ष छेदकः अर्थात लकड़हारा, मे मित्रमस्ति, इस गांव में ही कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। तम आह्वयामि, मैं उसको बुलाता हूँ, और इमं वृक्षम, और इस वृक्ष के खंडशः कर्तुम इति, टुकड़े टुकड़े करवाता हूँ, मतलब वृक्ष को कटवा देगा। आगे देखें अगला पैराग्राफ। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः, बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपम गत्वा, इसलिए सभी लोग उस लकड़हारे के पास जाकर न्यग्रोध वृक्षम छित्वा, बरगद के पेड़ को काटकर, तस्य भागा नाम, उसके भागों का वितरणार्थम प्रार्थयंत, वितरण अर्थात बंटवारा करने की प्रार्थना करने लगे। सभी पहुंच गए उसके पास और उससे क्या कहने लगे कि इस वृक्ष को काट दो और हम सबको अपना अपना भाग दे दो। परम सोयम काष्टक छेदकः अवदत्, वृक्ष छेदकः और काष्टक छेदकः दोनों का ही अर्थ क्या होता है, क्योंकि काष्ट मतलब भी क्या होता है, लकड़ी, पेड़। परम सोयम काष्टक छेदकः अवदत्, परंतु वह लकड़हारा बोला। वो कौन था, लकड़हारा। फिर भी वह क्या बोला, देखिए। पूर्वम अहम वृक्षान छिंदम स्म, पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि ना व्यापारयामि, इस समय उस प्रकार के निंदित कर्म का व्यापार मैं नहीं करता हूँ। क्या कहा उसने कि पहले मैं वृक्षों को काटता था, परंतु इस समय मैं उस प्रकार के निंदित कर्म का व्यापार नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापमिति, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। इति मया अधिगतमस्ति, यह मैं जान गया हूँ। अधिगतमस्ति अर्थात जान गया हूँ। अतः इसलिए न्यग्रोध वृक्ष से छेदनम अहम न करिष्यामि इति, इसलिए बरगद के पेड़ को काटने का काम मैं नहीं करूँगा, ऐसा उस लकड़हारे ने कहा। आगे देखें तब क्या हुआ। तथापि इसके बाद भी सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, तम वृक्षम छेत्तुम, उस पेड़ को काटने के लिए यदा निर्बंधम अकुर्वन, जब जिद करने लगे, पीछे ही पड़ गए। तदा सा धीमान इदमाह, धीमान अर्थात बुद्धिमान, तब वह बुद्धिमान इस प्रकार बोला। इदमाह मतलब इस प्रकार बोला। क्या बोला, अस्तु तरहि प्रथमम मे वचः शृणुत, इस समय आप सभी मेरी बात को सुनिए। यूयम सर्वे अपि, आप सभी अनेन वृक्षेण उपकृतः एव, इस वृक्ष से अनेक प्रकार से उपकृत ही हुए हो। कहने का अर्थ है, उस लकड़हारे ने कहा कि पहले आप सभी मेरी बात को सुनिए, इस वृक्ष ने आप सभी के ऊपर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। वृक्ष से उपकारम स्वीकृत्य,
वृक्ष के उपकार को स्वीकार कर कर युष्माभिः आप सभी के द्वारा कहा प्रत्युपकार कृता, क्या प्रत्युपकार किया जा रहा है। प्रत्युपकार मतलब उपकार का बदले अपकार किया जा रहा है, यानी वृक्ष ने तो आपके ऊपर उपकार किया लेकिन आप उसके बदले में उसके ऊपर अपकार करने जा रहे हैं। आगे देखें, युष्माकम मध्य आप सभी के बीच में कहा वृक्षस्य, किसने वृक्ष की जल सेचनम अकरोत्, किसने वृक्ष की जल से सिंचाई की। कहा तस्य रक्षणम विहितवान, किसने उसकी रक्षा की। न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, वरुण देव वर्षा करते हैं। सूर्य देवः प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, प्रयच्छति अर्थात देते हैं। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, भूमाता अर्थात धरती माता वृक्ष की आधार स्वरूपा है, यानी धरती माता वृक्ष को आधार प्रदान करती है। वायु अनिलम ददाति, वायुदेव हवा देते हैं, अनिल यानी हवा, हवा देते हैं। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, वे सभी वृक्ष का पालन पोषण और रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते, उन्होंने तो कभी अपने अधिकार को नहीं बताया। इति अवदन, ऐसा उसने कहा। यह सब किसने कहा, उस लकड़हारे ने, कि आप सभी के बीच में से किसने इस वृक्ष की जल से सिंचाई की, किसने इसकी रक्षा की, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वरुण देव वर्षा करते हैं, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, धरती माता वृक्ष को आधार प्रदान करती है, वायुदेव हवा देते हैं, वे सभी वृक्ष को पालते पोषते और उसकी रक्षा करते हैं, परंतु उन्होंने तो कभी अपने अधिकार के बारे में नहीं कहा। ते सर्वे परोपकारिणः, क्योंकि वे सभी परोपकारी हैं, मतलब सभी के ऊपर उपकार करने वाले हैं। परम परंतु यूयम सर्वे परापकारिणः, परंतु आप सभी दूसरों का अपकार करने वाले हो, मतलब उपकार के बदले अपकार करने वाले हो। वृक्षस्य सहायम स्वीकृत्य, वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके, तमेव नाशितुम, उसको ही नष्ट करने के लिए, कृत संकल्प होकर, यूयम आप सभी, स्वाश्रयमेव नाशत, अपने ही आश्रय को नष्ट करने जा रहे हो। सही बात है, जब वृक्ष कट जाएगा तो वृक्ष जब बचेगा ही नहीं तो सभी का जो आश्रय है वो छिन जाएगा, तो वह उनको सभी जीव जंतुओं को समझा रहा है। कौन समझा रहा है ये, लकड़हारा। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत, इस वृक्ष के कट जाने पर आप सभी कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम, सब कुछ सुनकर पशु पक्षी बोले हाँ सत्य है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, हम सभी अपने कर्तव्य को भूलकर, अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, अपने अपने अधिकार के लिए कोलाहल अर्थात शोर कर रहे थे। सभी को लकड़हारे की बात समझ में आ जाती है और सभी उसका कहना मान लेते हैं। आगे देखें, वृक्षः प्रकृतिदत्तः वरः अस्ति, वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुमर्हति, वह किसी एक की संपत्ति मात्र नहीं है। अस्माभिः, हम सभी को, सर्वैः मिलित्वा, सभी के साथ मिलकर, वृक्षस्य संरक्षणम संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम, वृक्ष का संरक्षण संवर्धन और समारोपण करना चाहिए। ना तु विनाशः कार्यः, ना कि उसके विनाश का कार्य। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चय हम सभी को करना चाहिए। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु, हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष रूपी संपत्ति निश्चित रूप से बढ़ानी चाहिए। ननु यानी निश्चित और वर्धनीया यानी बढ़ानी चाहिए। तो आशा है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप सभी इसको अच्छी तरह से पढ़ें। यदि किसी भी बच्चे को या किसी विद्यार्थी को कोई डाउट होता है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में मैसेज कर कर भी पूछ सकते हैं। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर और एक बार हम पढ़ लेते हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, जैसे बताया गया है बिल्कुल वैसे ही। एक पद के उत्तर हैं तो आप एक ही पद में उत्तर लिखेंगे और प्रत्येक उत्तर के बाद पूर्ण विराम लगाना नहीं भूलेंगे। एक वाक्य के उत्तर एक वाक्य में ही देंगे आप सभी, और अधोलिखित अर्थात
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे प्रश्न, लेकिन वो मिले जुले प्रश्न हैं, कुछ छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे, तो उनके भी उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, और पहला प्रश्न है इसमें, ग्रामे कह वृक्षः आसीत्, गांव में कौन सा पेड़ था? तो सभी को पता चल गया होगा, पाठ का नाम ही है न्यग्रोध वृक्षः। उत्तर हो जाएगा एक शब्द में न्यग्रोध वृक्षः। अगला प्रश्न, के मार्गयासम परिहरन्ति स्म, कौन रास्ते की थकान को दूर करते थे? तो कौन करते थे? राहगीर। और राहगीरों को यहाँ पर क्या बोला गया है? पथिकाहा, बड़ा का और विसर्ग। ध्यान रहे, जिस वचन में जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति में और उसी वचन में हमें उत्तर देना है। यदि एक वचन में प्रश्न है तो उत्तर एक वचन में देंगे, यदि बहुवचन में प्रश्न है तो बहुवचन में उत्तर देंगे। अगर आप वचन परिवर्तित करके प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपके नंबर पूरे के पूरे कट जाएंगे। अगला देखें, कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, किसकी आवाज अंतरिक्ष में गूंजने लगी? किसकी गूंजने लगी थी? कौए की। तो क्या लिखेंगे कस्य की जगह? काकस्य। अगला प्रश्न, प्रकृति दत्तः वरः कहा, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? तो क्या है? वृक्षः। उत्तर क्या लिखेंगे आप? वृक्षः। अगला और अंतिम एक पद का उत्तर प्रश्न है, तरोह पत्राणि खादन कहा नंदति स्म, पेड़ के पत्तों को खाकर कौन प्रसन्न होता था? कौन प्रसन्न होता था? वो बकरी का बच्चा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? अजापुत्रः। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, और इसमें पहला प्रश्न है, सर्वैहि कस्य निर्णयः स्वीकृतः, सभी ने किसके निर्णय को स्वीकार किया? किसके निर्णय को स्वीकार किया था? बकरी के बच्चे को। तो क्या लिखेंगे कस्य की जगह? अजापुत्रस्य या अजस्य, दोनों ही उत्तर लिख सकते हैं, या तो अजस्य लिख दें या फिर अजापुत्रस्य। अगला, कहा वृष्टिम वर्षति, वर्षा कौन करता है? तो कहा की जगह क्या आ जाएगा? वरुण देवः। वरुण देवः, वरुण देवः वृष्टिम वर्षति। आप यहां पर सारे ही उत्तर एक वाक्य में देंगे। अगला प्रश्न है, वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष की आधार स्वरूपा कौन है? तो कौन है? भूमाता। अस्माभिः का वर्धनीया, हम सभी को क्या बढ़ाना चाहिए? क्या बढ़ाना चाहिए? तो का की जगह क्या आ जाएगा? वृक्ष संपत्ति, अर्थात वृक्ष रूपी संपत्ति। किम महत् पापम अस्ति, क्या बहुत बड़ा पाप है? तो वृक्षों को काटना। तो क्या आ जाएगा? वृक्षाणाम छेदनम। उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षाणाम छेदनम। अगला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पहला प्रश्न है, शुकः किम अवदत्, तोते ने क्या कहा? क्या कहा था तोते ने? आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है। तो देखिए, इस पाठ का चौथा पैराग्राफ पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है, वहीं पर लिखा हुआ है। पहले हम प्रश्न में से लिखेंगे शुकः अवदत्, फिर डैश लगाएंगे, और जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और जब बात पूरी हो जाती है तो इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं और फिर इति लिखकर पूर्ण विराम लगाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, पहले शुकः अवदत्, डैश लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पेज नंबर 5 पर चौथे पैराग्राफ में दिया हुआ है, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते, नाहमिमं द्रुमं परित्यक्तुम इच्छामि, मदीय एवायं न्यग्रोध वृक्षः इति। बस यहाँ तक उत्तर लिखेंगे और इति के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। कीटः किम प्रत्यवदत्, अगला प्रश्न क्या है? कीट ने क्या बोला? क्या बोला था कीट ने? कि मैं अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर बहुत समय से रहता हूँ, इसलिए वृक्ष किसका है? मेरा है। तो इसी पैराग्राफ के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में, अर्थात पेज नंबर 5 पर ही तीसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन,
में दिया हुआ है। पहले प्रश्न में से लिखेंगे कीटः प्रत्यवदत्, डैश लगाएंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे मदीयैः अर्भकैः सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि, अतो अयं वृक्षः ममैव इन्वर्टेड कॉमा बंद इति पूर्ण विराम। और अगला प्रश्न है वृक्ष छेदन विषये काष्ठक्षेदकः किम अवदत्, पेड़ों को काटने के विषय में लकड़हारा क्या बोला। तो क्या कहा था उसने कि पहले मैं वृक्षों को काटता था, परंतु इस समय में इस प्रकार का निंदित कर्म नहीं करता हूं, पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है और यह मैं जान गया हूं। तो देखिए पहले हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहले प्रश्न में से वृक्ष छेदन विषये काष्ठक्षेदकः अवदत्, किम हटा देंगे यहां से, फिर डैश लगाएंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पेज नंबर 6 पर सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन बीच में से लिखा हुआ है पूर्वम अहम वृक्षान छिंदेम स्म अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, अतः न्यगरोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इन्वर्टेड कॉमा बंद इति। तो आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत्, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इन्हीं ऑप्शन को देखते हुए हम खाली स्थान भरेंगे। पहला है शाखांतरम खाली स्थान एकः कीटः अवदत्, शाखा से एक कीट बोला, क्या करते हुए, चंक्रम्य अर्थात चक्कर लगाते हुए, तो पहले में क्या आ जाएगा, चंक्रम्य। अगला खाली स्थान है पथिकाः खाली स्थान परिहरन्ति स्म, राहगीर दूर करते थे, किसको दूर करते थे, रास्ते की थकान को, तो रास्ते की थकान को क्या कहा गया है यहाँ, मार्गयासम, तो दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा, मार्गयासम। अगला है पक्षिणः शाखासु खाली स्थान विरच्य वसंती स्म, पक्षी शाखाओं पर खाली स्थान बनाकर रहते थे, क्या बनाकर रहते थे, घोंसले, घोंसलों को क्या कहा गया है यहाँ पर, नीडानी, तो तीसरे खाली स्थान में क्या आएगा, नीडानी। अगला है वायु खाली स्थान ददाती, वायु देती है, क्या वायुदेव क्या देते हैं, हवा, तो यहाँ हवा को क्या कहा गया है, अनिलम, तो चौथे खाली स्थान में क्या आएगा, अनिलम। और अंतिम में खाली स्थान प्रकाशम प्रयच्छति, तो सूर्यदेवः प्रकाशम प्रयच्छति। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, जोड़ियां मिलाइए। पहला है प्राचीनः, पुराना क्या था, बरगद का पेड़, तो प्राचीनः क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यग्रोध वृक्षः। अगला है वरुण देवः, तो वरुण देवः के सामने क्या आएगा, वृष्टिम वर्षति। अगला फटाटोपम, फुसकारते हुए, कौन कर रहा था, फुसकार कौन रहा था, सर्पः करोति, फंड से कौन फुसकार रहा था, सर्प, तो क्या आ जाएगा, फटाटोपम सर्पः करोति। अगला सर्पाः, तो यहाँ क्या आएगा, वल्मीकेशु, सर्पादि कहाँ पर रहते थे, बिलों में। और अंतिम प्रकृति दत्तः वरः, प्रकृति का दिया हुआ वरदान क्या है, वृक्षः। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम अर्थात हाँ और अशुद्ध वाक्यों के सामने न ऐसा लिखना है। तो देखिए पहला, शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, तोते की आवाज आकाश में गूंजने लगी, क्या तोते की गूंजने लगी थी, नहीं, किसकी गूंजती थी, कौए की, तो क्या होगा यहाँ पर, न। अगला है कीटः अर्वकैः सार्धम वसति स्म, कीट अपने पुत्रों के साथ रहता था, तो रहता था, तो क्या होगा यहाँ पर, आम। आम में म में हलंत लगाना नहीं भूलेंगे आप और ना में नहीं लगाएंगे। अगला है वृक्ष छेदकः वृक्षम खंडशः कृतवान, लकड़हारे ने वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किए थे क्या, नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, न। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, तो क्या आएगा यहाँ पर, आम। और अंतिम है सूर्यदेवः वृष्टिम वर्षति, सूर्यदेव वर्षा करते हैं, क्या सूर्यदेव वर्षा करते हैं, नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर भी, न। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत, नीचे लिखे
पदों की प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय का मतलब भी धातु प्रत्यय अलग करना है। प्रकृति इसलिए लिख देते हैं कि यदि किसी शब्द में उपसर्ग भी है तो आप पहले उसे भी अलग कीजिए। देखिए जैसे कि उदाहरण में दिया है भक्षित्वा, इसमें भक्ष धातु है और कित्वा प्रत्यय है। तो अब अगला देखें कुर्वन। कुर्वन में क्री धातु है, क में नीचे री ऋषि की मात्रा लगाएंगे और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, क्षत्री। श शक्कर का, त में र ऋषि की मात्रा नीचे, हलंत नहीं लगाना है, ध्यान से लिखेंगे। जिसे लिखना नहीं आता है वो व्याकरण पाठ जो पीछे दिया हुआ है बुक के, वहां पर प्रत्ययों के नाम लिखे हुए हैं, वहां से सही नाम देखकर लिखें। अगला है विभज्य। इसमें वी उपसर्ग है, भज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो क्या लिखेंगे, वी धन भज, ज में हलंत, धन ल्यप, प में हलंत। अगला है छेदतुम। इसमें छेद, छ में एक ही मात्रा और द में हलंत और तुमुन प्रत्यय, तुमुन में न में हलंत। और अगला है विस्मृत्य। इसमें भी वी उपसर्ग है, स्मृ धातु है। स्मृ कैसे लिखेंगे, आधा स, म में री ऋषि की मात्रा शब्द में ही लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। वी धन स्मृ और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय, और ल्यप में भी प में हलंत। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है इत्युक्त्वा, विच्छेद है इसका। इति धन उक्त्वा, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, यण संधि। अब इसमें पहला है ममैव, तो क्या होगा इसका विच्छेद, मम धन एव। संधि कौन सी होगी, ए आई ओ औ, कहां पर आते हैं, वृद्धि संधि में। संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि। अगला है सर्पाश्च, तो सर्पाहा धन च, सर्पाहा बड़ा पा, ऊपर रा की रेफ और विसर्ग धन चा, और संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। आधा श शक्कर के स्थान पर क्या लग जाएगा, विसर्ग। अगला है सो अयम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सह, अर्थात स छोटा और उसमें विसर्ग, धन अयम, मा में हलंत, और यह भी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अगला है तत्रागतः, तो क्या होगा इसका विच्छेद, तत्र धन आगतः, और संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। संधि ध्यान से लिखें, आपको जब व्याकरण पाठ पढ़ाया जाएगा तो बोर्ड पर मैं संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय सभी समझाऊंगी, आप वो पाठ देखें और अच्छी तरह से उसको समझें और आपकी संधि वगैरह क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम पर्याय शब्दान लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला लिखा हुआ है आपका वृक्ष, वृक्ष को क्या कहते हैं, तरु। अगला काकः, मैंने पाठ के शुरू में ही बताया था कि पर्याय शब्द पूछे जाएंगे आपसे, और काकः इसका पाठ में ही दिया हुआ है, काकः अर्थात कौआ, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, वायसः, दिया हुआ है आपकी बुक में, छांट कर लिखें। काकः का पर्यायवाची क्या होगा, वायसः। अगला सर्पः, क्या लिख सकते हैं इसका, नागः, अहि, तक्षकः, बहुत सारे हैं, एक कोई भी लिख लें आप। पिता, पिता का क्या होगा, जनकः, तात, जो भी आप लिखना चाहें। और अंतिम है पुत्रः, इसका क्या लिख सकते हैं, सुतः लिख सकते हैं, तनयः लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है अव्ययी वाक्य रचनाम कुरुत। कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, उनसे आपको सेंटेंस बनाना है, जो कि आप कक्षा 9th में भी करते हुए आए हैं, और आप इनको बुक में से ही देखकर लिख सकते हैं। एव, एव का अर्थ होता है ही, अपि, अपि का अर्थ होता है भी, तरही का अर्थ होता है तो, ततः यानी तब। इन सभी के अर्थ आप अर्थ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वाक्य बनाना है, वो भी एक एक लाइन के छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है। तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप पुनः अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तरों को आप अच्छी तरह से कॉपी में लिखें,
किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।